सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से हमने स्टार्ट करना है आज। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है सबसे पहले माउथ से। ओके। सो माउथ माउथ में तीन चीजें होती हैं: टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। टीथ को देख लेते हैं। ये च्यूइंग में हेल्प करती है, फूड को च्यू करने में हेल्प करती है। तो टीथ की वजह से हम फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से वो स्मॉलर पीसेस में आ जाते हैं और स्मॉलर पीसेस इजी टू स्वॉलो होते हैं। ओके। बट साथ ही साथ क्योंकि ये स्मॉलर पीसेस होते हैं तो एंजाइम्स उन पे ज्यादा इफेक्टिवली वर्क कर पाते हैं एंड इम्प्रूव करता है डाइजेशन को। तो च्यू हुआ हुआ फूड आसानी से डाइजेस्ट होता है बिकॉज एंजाइम उस पर अच्छे से काम कर पाते हैं। टंग को अगर देखें तो टंग दो काम करती है: एक तो फूड को मिक्स करती है और स्वॉलो करने में हेल्प करती है। दूसरा, टंग में टेस्ट बड्स होते हैं जिसकी वजह से हम फूड का टेस्ट ले पाते हैं। टेस्ट बड्स जैसे स्वीट, सावर, बिटर, सॉल्टी, ये सारे टेस्ट हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं टंग की वजह से। इसी के साथ माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा का दो काम होता है: एक, ये फूड को मॉइस्टन करते हैं, वेट करते हैं, गीला करते हैं, जिससे फूड आसानी से सॉफ्ट हो जाता है, आसानी से हम फिर उसको स्वॉलो कर पाते हैं। दूसरा, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज जो है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपल शुगर। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि डाइजेशन हमारी बॉडी में माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही फूड माउथ में आया, समझ लो डाइजेशन स्टार्ट हो गई। तो अब एंजाइम का मतलब क्या होता है? एंजाइम को हम बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? ये केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है। अब बायो कैटलिस्ट यानी एंजाइम्स क्या करते हैं? ये जो डाइजेशन है उस प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं। जो भी ब्रेक डाउन हो रहा है substances का, like proteins are being broken down, fats are being broken down, complex starch, carbohydrates are being broken down. So enzymes help this process of breaking down to increase in speed or help this breakdown process to occur more faster, more easily. So they are biocatalysts. Okay. तो माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अब कैसे प्रूव करेंगे कि माउथ में स्टार्च जो है वो सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन होता है? तो उसके लिए दो हम एक्टिविटीज कर सकते हैं। एक तो आप ब्रेड ले लो या रोटी ले लो या चावल ले लो, बिना किसी और चीज के, प्लेन रोटी, प्लेन ब्रेड, प्लेन चावल, माउथ में एक पीस रखो, उसको च्यू करो और थोड़ी देर माउथ में रहने दो। थोड़ी देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि वो आपको मीठा फील होना स्टार्ट हो गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो राइस में, ब्रेड में, रोटी में जो स्टार्च प्रेजेंट था वो ब्रेक डाउन होकर के सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा आप सलाइवरी एमाइलेज की फंक्शनिंग के लिए एक और एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या करेंगे? एक्टिविटी में दो टेस्ट ट्यूब्स लिए जाएंगे। और दोनों के अंदर स्टार सॉल्यूशन ले लेंगे, ए और बी मार्क कर देंगे उसको। और बी वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर हम सलाइवा डाल देंगे। ए में हम सलाइवा नहीं डालेंगे, सिर्फ स्टार सॉल्यूशन होगी ए में। बी के अंदर सलाइवा डाल दिया जाएगा। फिर आधे घंटे के लिए वेट करेंगे और फिर उसके बाद हम आयोडीन टेस्ट करेंगे। दोनों टेस्ट ट्यूब में आयोडीन डाल दिया जाएगा। ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलेगी?
कि जो टेस्ट ट्यूब ए है जिसमें सलाइवा नहीं था उसमें ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा, ये शो करेगा कि टेस्ट ट्यूब ए में स्टार्च प्रेजेंट है। टेस्ट ट्यूब बी में ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, कारण कि इसमें जो हमने सलाइवा डाला था उसने स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दिया। सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज है, उसने स्टार्च को ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए इसमें जो आयोडीन टेस्ट स्टार्च के लिए पॉजिटिव नहीं आया। इससे शो होता है कि सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है और वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो हमने माउथ का तो फंक्शन देख लिया, उसमें टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन देखा। माउथ को बकल कैविटी भी कहते हैं। अब पूरा जो हमारा एलिमेंट्री कनाल है, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो माउथ से स्टार्ट हो करके एनस तक, ये पूरा का पूरा जो है वो एलिमेंट्री कनाल कहलाता है। और इसकी जो लाइनिंग होती है, इसकी जो आउटर लाइनिंग होती है इस पूरी एलिमेंट्री कनाल की, यानी इसके पूरे और बाहर बाहर इस पूरे में मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि रिदमिकली मूव करती हैं। इस मसल्स की रिदमिक मूवमेंट को पेरिस्टालसिस कहा जाता है। तो ये जो मूवमेंट होती है मसल्स की, इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। इसी मूवमेंट की वजह से फूड जो है वो माउथ से स्टार्ट होकर पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में मूव करता है। ये मसल्स फूड को मूव करती हैं। अब माउथ के बाद फूड आगे जो है वो ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, इसमें मूव कर जाता है। माउथ से फूड जो है वो ईसोफेगस में आ जाता है। इट कम्स इन ईसोफेगस। ईसोफेगस में जैसे मैंने अभी बताया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से फूड जो है वो नीचे की तरफ पुश करते हुए ये जो ईसोफेगस है इसको स्टमक में भेज देती है। जो स्टमक है वो एक जे शेप्ड ऑर्गन है। डायग्राम में आप देख सकते हो, ये स्टमक है, ये एक जे शेप्ड ऑर्गन है, ये बनाया मैंने डायग्राम पे। तो ये जो ऑर्गन है, जे शेप्ड ऑर्गन, ये मसल से बना हुआ है। और क्योंकि ये मसल से बना हुआ है तो जैसे ही फूड इसमें एंटर करता है एक्सपैंड हो जाता है, तो हम ज्यादा फूड भी खा पाते हैं। मसल जो स्टमक की होती हैं वो अ, उसमें भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से वो फूड को मिक्स करने में हेल्प करता है डाइजेस्टिव जूसेस। स्टमक जो है वो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस भी प्रोड्यूस करता है जिसके साथ फूड को ये मिक्स करता है। इन डाइजेस्टिव जूसेस को गैस्ट्रिक जूसेस कहा जाता है। ये गैस्ट्रिक जूसेस तीन कंपोनेंट्स से बना हुआ होता है। पहला कंपोनेंट है पेप्सिन, दूसरा कंपोनेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा कंपोनेंट है म्यूकस। तीनों का अपना अपना एक फंक्शन है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। तो स्टमक में फूड का क्या कंपोनेंट डाइजेस्ट होता है? प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। लेकिन पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है। क्यों इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है? अगर वो इनएक्टिव फॉर्म में नहीं प्रोड्यूस किया जाएगा तो वो स्टमक की ही लाइनिंग को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए इसको इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है। तो एक्टिवेट कब होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में पेप्सिन एक्टिवेट हो जाता है और वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। यानी पेप्सिन रिक्वायर्स एसिडिक एनवायरनमेंट फॉर इट्स फंक्शनिंग। और ये एसिडिक एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ वे पेप्सिन को एक्टिवेट करता है
बाय क्रिएटिंग एसिडिक एनवायरमेंट इन दी स्टमक। एसिड दे, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, तो वो पेप्सिन को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, क्योंकि पेप्सिन जैसे मैंने बताया ना कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि अगर एक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस करेंगे तो वो स्टमक को ही डाइजेस्ट की इनर लाइनिंग को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा, जो कि नहीं होना चाहिए। अब इसी के साथ साथ गैस्ट्रिक जूस के अंदर म्यूकस भी दिया गया है, म्यूकस भी होता है। ये स्लाइमी सब्सटेंस होता है जो कि पूरी इनर लाइनिंग को कोट करता है, पूरी इनर लाइनिंग को कवर करके रखता है। किस लिए? ताकि एसिड के इफेक्ट से इसको बचाया जा सके। एसिड से स्टमक की इनर लाइनिंग जो कि बहुत डेलिकेट होती है, जो जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। ये इनको बचाता है, जो म्यूकस है। नहीं तो क्या होगा, एसिड इस डेलिकेट इनर लाइनिंग को डैमेज कर सकता है। अब हमने देख लिया कि फूड जो है वो स्टमक में आ गया। स्टमक के अंदर जो है, इस जगह पर जहां पे ये मैं ब्लू मार्क लगा रहा हूं, यहां पर एक स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं, इनको बोलते हैं स्पिंचर मसल्स। ये स्पिंचर मसल्स फूड को थोड़ा थोड़ा करके, जितना भी डाइजेस्ट हो गया स्टमक में, देखो स्टमक में ना फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, बट जितना भी स्टमक में फूड डाइजेस्ट हो गया है, थोड़ा थोड़ा कर कर स्टमक से ये आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में पास ऑन कर दिया जाता है। स्पिंचर मसल्स जो हैं वो ओपन होती हैं, थोड़ा सा फूड आगे चला जाता है, फिर क्लोज हो जाती हैं, फिर ओपन हो जाती हैं, थोड़ा सा फूड और आगे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो धीरे धीरे स्टमक से फूड जो है वो स्पिंचर मसल्स के ओपन होने से जो रास्ता खुलता है, उससे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्रांसफर हो जाती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर आप, मैं ब्लू कलर का मार्क लगा रहा हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कॉइल्ड फॉर्म में होती हैं। अब देखो नाम तो इसका दिया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन ये पूरे जो एलिमेंट्री कैनाल है आपकी, जो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका लॉन्गेस्ट पार्ट है। ये बहुत लंबी होती है। इसको स्मॉल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी ट्यूब का जो डायामीटर होता है वो बहुत पतला होता है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा गया। सो स्टमक से हमने देखा कि अब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो दो मेन फंक्शन होते हैं, डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, और एब्जॉर्प्शन भी होता है। अब इसमें दो ग्लैंड्स की हम बात कर रहे हैं। ये जो दो ग्लैंड्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ एसोसिएटेड, पहला है लिवर। लिवर को जैसे मैं मार्क कर देता हूँ, ये सबसे बड़ा ग्लैंड है बॉडी के अंदर। सो ये लिवर है आपका, दिस इज योर लिवर, ये सारा लिवर है। अब लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, और ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। यानी जो भी ये जूस प्रोड्यूस करेगा, ग्लैंड्स ना जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, तो जो भी ये जूस प्रोड्यूस करेगा वो ट्यूब की हेल्प से मूव करेगा, और ट्यूब की हेल्प से वो जाएगा और जाकर स्टोर हो जाएगा गॉल ब्लैडर के अंदर। तो जो भी जूस लिवर प्रोड्यूस करता है, उस जूस को बाइल जूस कहा जाता है, और ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर के अंदर डाल दिया जाता है लिवर के द्वारा, और वो वहां पर स्टोर्ड रहता है। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में रिक्वायर्ड होता है, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। बाइल जूस के दो फंक्शंस हैं। एक, वो एल्कलाइन कंडीशंस क्रिएट करता है। एल्कलाइन यानी बेसिक कंडीशन। अब आप पूछोगे बेसिक कंडीशंस का क्या काम है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेनक्रियास से एक एंजाइम आता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो नॉन एक्टिवेटेड या इनएक्टिव फॉर्म में आता है, क्योंकि इन एक्टिव फॉर्म में आएगा तो बॉडी के अंदर ही प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने लग जाएगा। तो इनएक्टिव फॉर्म में ये ट्रिप्सिन आता है, और ये एल्कलाइन एनवायरनमेंट में एक्टिवेट हो जाता है।
तो एक तरह से बाइल जूस एल्कलाइन एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है ताकि ट्रिप्सिन फंक्शन कर पाए, एक्टिवेटेड हो सके और वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर पाए। दूसरा फंक्शन बाइल जूस का है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट के बहुत बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स, ऐसे ग्लोब्यूल्स होते हैं, तो बाइल जूस क्या करता है, इनको ये ब्रेक करता है और छोटे छोटे ऐसे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। इट इज सिमिलर टू लाइक जैसे हम च्यू करके फूड को छोटा छोटा तोड़ते हैं, बाइल जूस जो है वो फैट को ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देता है। इसका फायदा ये होता है कि जो लाइपेज एंजाइम है, ये एंजाइम भी पेनक्रियास प्रोड्यूस करता है, तो लाइपेज एंजाइम इजीली फिर इस फैट को, जो कि छोटे छोटे इस तरह से पार्टिकल्स में डिवाइडेड है, उसको डाइजेस्ट कर पाता है। अब पेनक्रियास देख लेते हैं। लिवर और पेनक्रियास दोनों मिलकर काम करते हैं, तो पेनक्रियास को डुअल पर्पस ग्लैंड बोला जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी ट्यूब वाला ग्लैंड और एक एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एंडोक्राइन होना चाहिए, एंडोक्राइन ग्लैंड, दोनों की तरह ये फंक्शन करता है। एंडोक्राइन का मतलब बिना ट्यूब का। तो ट्यूब वाला फंक्शन क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करता है पेनक्रियाटिक जूस, जो कि डाइजेस्टिव जूस है। और ये डाइजेशन में हेल्प करता है, हमने देखा है थोड़ा सा उसके बारे में। जो एक्सोक्राइन पार्ट है इसका, पेनक्रियास का, वो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, जो कि एक हार्मोन है। और इसके फंक्शन हम बाद में लेटर ऑन कभी स्टडी करेंगे, अभी नहीं। अब पेनक्रियाटिक जूस का रोल देख लेते हैं। पेनक्रियाटिक जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। पेनक्रियाटिक जूस के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से तीन कंपोनेंट्स? ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ट्रिप्सिन जैसे मैंने बताया कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और बाइल जूस के आने पर वहां पर बेसिक एनवायरनमेंट आ जाता है, तो ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो जाता है, अपना काम स्टार्ट कर देता है। और उसका काम क्या होता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। फिर बात करते हैं हम लाइपेज की, जो कि दूसरा कंपोनेंट है पेनक्रियाटिक जूस का। ये फैट्स को डाइजेस्ट करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बाइल जूस जो है वो फैट को छोटे छोटे पार्टिकल्स, ग्लोब्यूल्स में डिवाइड कर देता है। उसके बाद लाइपेज उस पे एक्ट करके उसको डाइजेस्ट कर देता है। फिर आते हैं पेनक्रियाटिक एमाइलेज पे। ये स्टार्च को और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपलर फॉर्म में डाइजेस्ट करता है। तो इस तरह से ये तीन पार्ट्स अच्छे से फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन अभी खत्म नहीं हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुद के भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जो कि उसकी इनर लाइनिंग से कनेक्टेड होते हैं। इसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहा जाता है। ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस। जो फाइनल, फुल एंड फाइनल डाइजेशन है, ये इंटेस्टाइनल जूसेस की वजह से होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां पर फाइनल जो डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटीन्स अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैट्स फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फाइनली ये डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। डाइजेशन के कंप्लीट होने के बाद, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का डबल फंक्शन है कि भाई वो डाइजेशन भी करता है और डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब भी करता है। तो फूड डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब कहां पे होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग जो है वो बहुत फोल्डेड होती है। डायग्राम में आप देख सकते हो कि इसमें फिंगर लाइनिंग टाइप प्रोजेक्शन, फिंगर जैसी ऐसी प्रोजेक्शंस होती हैं। ठीक है, इनको विलाय कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड एज दी विलाय। ठीक है, इन विलाय के अंदर कैपिलरीज भी होती हैं। विलाय का फंक्शन क्या होता है? ये एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती हैं। ज्यादा बड़ा एरिया, एरिया ज्यादा क्रिएट करती हैं ताकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सके, यानी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो एफिशिएंटली सारा का सारा डाइजेस्टेड फूड विलाय की वजह से एब्जॉर्ब हो पाता है। विलाय के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, तो ये डाइजेस्टेड हो रहा है फूड, इसको लेकर के ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में चली जाती हैं और डाइजेस्टेड फूड पूरी बॉडी में
यूज होने के लिए अवेलेबल हो जाता है। सो हमने देख लिया कि भाई जो भी कैपिलरीज में ब्लड है वो डाइजेस्टेड फूड इन वेलाइज से जो भी फूड एब्जॉर्ब हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड के अंदर आ जाता है और ब्लड से ये पूरी बॉडी में चला जाता है। तो अब फूड सारा डाइजेस्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, कंप्लीट डाइजेशन हो गया उसका, और उसमें से जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस थे वो स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब भी कर लिए। अब जो बचा लास्ट में वो सारा वेस्ट है, ठीक है। सो अब आएगा काम लार्ज इंटेस्टाइन का। तो लार्ज इंटेस्टाइन, देखो लार्ज तो बोलते हैं हम इसको, लेकिन ये शॉर्टर लेंथ की होती है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज है लेकिन लेंथ इसकी शॉर्ट है, तो लार्ज क्यों बोलते हैं फिर इसको, जबकि इसकी लेंथ तो शॉर्ट होती है। आप देख सकते हो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हुई और लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, ठीक है। यहाँ से ये ऊपर की तरफ चढ़ी, फिर ऐसे ये फ्लैट गई, फिर ऐसे नीचे की तरफ आई और घूमकर ये एनस। तो इसकी लेंथ जो है अगर आप देखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत कम है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा है, बट वो पेट में कैसे फिट हो पाती है आपके इस छोटे से एरिया में, इसलिए फिट हो पाती है क्योंकि वो बहुत सारी कॉइल्ड फॉर्म में होती है। लार्ज इंटेस्टाइन ऑन दी अदर हैंड बहुत छोटी है इसके मुकाबले, लेकिन इसको लार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो ल्यूमेन है, ये जो डायामीटर है, ज्यादा चौड़ा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन पतली होती है इसलिए उसको स्मॉल बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन चौड़ी होती है इसलिए इसको लार्ज बोला जाता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है कि लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड, जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन ने जरूरी सब्सटेंस का एब्जॉर्ब कर लिया, जो बच गया वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, वो सारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल अब लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन है कि उस अनडाइजेस्टेड मटेरियल में से वाटर को एब्जॉर्ब करना, क्योंकि वाटर बॉडी के लिए जरूरी है, उसका लॉस नहीं होना चाहिए, तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सारे अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। जो बच जाता है वो मोटा मोटा वेस्ट ही है बॉडी के लिए, और उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो जो लास्ट पोर्शन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, विच इज कॉल्ड एज एनस, इसके थ्रू ये जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। एनस में एनस स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, ये मसल्स कंट्रोल करती हैं जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल ये स्फिंक्टर मसल्स करती है। तो ये पूरा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम था ह्यूमन बॉडी का, जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब हम कंपेयर करते हैं पेप्सिन एंजाइम और ट्रिप्सिन एंजाइम को। पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों ही एंजाइम्स हैं, ठीक है। पेप्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं पेप्सिन। और कहां प्रेजेंट होते हैं? स्टमक की इनर लाइनिंग, स्टमक की इनर लाइनिंग में ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ये पेप्सिन को प्रोड्यूस करते हैं। ट्रिप्सिन कहां प्रोड्यूस होता है? ट्रिप्सिन पेनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है। पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं जिसमें ट्रिप्सिन भी प्रेजेंट होता है, जिसको कि फर्दर वो गॉल ब्लैडर में स्टोर कर दिया जाता है। लोकेशन ऑफ एक्शन, यानी पेप्सिन कहां पर जाकर काम करता है? पेप्सिन जो है वो स्टमक के अंदर काम करता है जाके, इट फंक्शन इनसाइड द स्टमक। ट्रिप्सिन कहां काम करता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है। बनाता कौन है? पेनक्रियाज, लेकिन उसका काम कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए पेप्सिन को और ट्रिप्सिन को? अपना काम करने के लिए पेप्सिन को एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। एसिडिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या कि उसका पीएच जो है वो 5.5 से कम होना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए उसको अपना काम करने के लिए। जबकि ट्रिप्सिन को बेसिक एनवायरनमेंट चाहिए। बेसिक एनवायरनमेंट यानी क्या? उसका पीएच
greater than 8 और above, ठीक है, 8 या 8 के से बड़ा, 8 के बराबर या 8 से बड़ा होना चाहिए पीएच। तो वो एनवायरमेंट जो है, ये बेसिक एनवायरमेंट है, कौन प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस। एसिडिक एनवायरमेंट HCl प्रोड्यूस करता है। ये एनवायरमेंट क्यों चाहिए, एसिडिक एनवायरमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि पेप्सिन डीएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए उसको HCl यानी एसिडिक एनवायरमेंट चाहिए। ट्रिप्सिन भी डीएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, बट उसको एक्टिवेट होने के लिए, अपना काम करने के लिए उसको बेसिक एनवायरमेंट चाहिए जो कि बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और फिर वो बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, वहां पे बेसिक एनवायरमेंट हो जाता है। फूड कौन सा डाइजेस्ट करता है? पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो ये सिमिलैरिटी हो गई। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन is longer in herbivores. Herbivores have long small intestine, whereas carnivores have shorter intestine. Now the question arises, why? Why so? Herbivore eat grass which contains cellulose. Cellulose is difficult to digest and it takes more time to be digested. It's not easy to digest cellulose. So they have longer small intestine for allow that digestion process to take place. On the other hand, carnivores eat meat, which is easier to digest, and therefore they don't need long small intestine. They require a shorter intestine because it gets digested more easily. Understood? तो अब कंपेयर कर लेते हैं सलाइवरी अमाइलेज और पैनक्रियाटिक अमाइलेज को। सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है, एंजाइम्स क्या होते हैं मैंने बताया था, बायोकैटालिस्ट। पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी एक एंजाइम है। सलाइवरी अमाइलेज कौन प्रोड्यूस करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स इसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? माउथ एरिया में हमारे। पैनक्रियाटिक अमाइलेज पैनक्रियास प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मैंने बताया था आपको, है ना, स्टमक के पास, लिवर के पास इसकी लोकेशन होती है। अब सलाइवरी अमाइलेज किस चीज में प्रेजेंट होता है? सलाइवा में। सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड बाय सलाइवरी ग्लैंड, उसके अंदर ये सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज कहाँ प्रेजेंट होता है? पैनक्रियाटिक जूस में। पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास बनाते हैं, इसमें और भी एंजाइम्स होते हैं, इसमें टोटल 3 एंजाइम्स होते हैं, जिसमें एक पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी होता है। फंक्शन यानी सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या है? सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, और पैनक्रियाटिक अमाइलेज का फंक्शन क्या है? पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, तो दोनों का फंक्शन तो सेम ही।